नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं निखिल केसरी आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने आगामी मेंस को लेकर, जो कि सीजीपीएससी का मेंस होने वाला है, उसमें आप भारतीय अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से रणनीति अपनाएंगे, जिससे कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। आप सभी को पता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था वाला जो पोर्शन है वो पेपर नंबर 5 के पार्ट 1 में है, जो कि जीएस का सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर होता है। अर्थात पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 जीएस का तीसरा पेपर हो गया, ठीक है। अब उसमें जो पहला पोर्शन है वो छत्तीसगढ़ की और भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर है, जो कि 75 मार्क्स का होगा। उस 75 मार्क्स में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जिससे कि आप उसमें मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकें। क्योंकि अगर आप उसके सिलेबस को देखोगे तो वो थोड़ा सा हौच पौच है। वहां पास टॉपिक्स को सीधे सीधे डिफाइन नहीं किया है। जिस प्रकार से इतिहास, संविधान, इन सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें टॉपिक पहले से डिसाइडेड है कि इन टॉपिक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अर्थशास्त्र के साथ या अर्थव्यवस्था के साथ ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पर सीधे सीधे टॉपिक लिख दिया और उसी टॉपिक पर जाकर वो क्वेश्चन पूछ रहा है। उस सिलेबस को हमें डिकोड करना पड़ेगा कि उस सिलेबस को कैसे आप कवर करेंगे, कौन से मटेरियल से कवर करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से ईयर का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है, कौन से ईयर का बजट का डाटा पढ़ना है। इन सभी प्रश्नों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब वो अर्थव्यवस्था का पेपर देखते हैं, पेपर नंबर 5 का जब वो पहला पार्ट देखते हैं, तो उनके मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगती है कि यार ये सिलेबस में तो लिखा ही नहीं है, फिर भी कैसे पूछ रहा है। उसमें छत्तीसगढ़ की जनजाति को कैसे पूछ रहा है, उसमें महिलाओं के संबंध में क्यों पूछ रहा है, उसमें यह योजनाओं को क्यों पूछ दिया उसने, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे डाल दिया, इकोनॉमी का लगभग कितना प्रश्न आता है उससे। इन सभी चीजों पर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपकी ओवरऑल रणनीति क्या होगी अर्थव्यवस्था को लेकर, आप कौन से मटेरियल पर भरोसा करेंगे, कितने हद तक पढ़ेंगे, किसको ज्यादा पढ़ना होगा, किसे कम पढ़ना होगा, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगेगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। जो समस्याएं उत्पन्न होती है खासकर इकोनॉमी को लेकर, एक मन में भय बना रहता है, क्योंकि जब आप इसका सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस भी हौच पौच, और जब पेपर देखेंगे तो उसमें और हौच पौच है कि ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो आई होप कि हम लोग यहाँ पास 4 वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। प्रश्नों के उत्तर का इस वीडियो में विश्लेषण नहीं कर रहे हम लोग, 4 वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। 2018, 19, 20 और 21 में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, टोटल 17 हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 17 क्वेश्चन सिलेबस के कौन से हिस्से से हैं, या 17 में से जो अलग से पूछा वो कौन से हिस्से से आ गया है, पूरा डिकोड करेंगे इसको लेकर कि किस हद तक आपको इकोनॉमी पढ़ना है। क्योंकि समस्या है इकोनॉमी में, खासकर उसके सिलेबस को लेकर। इकोनॉमी सब्जेक्ट वाइज भी देखा जाए तो बहुत वास्ट सिलेबस है उसका। और अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में उतना फैलाव नहीं है इकोनॉमी को लेकर। इकोनॉमी एक संकीर्ण रूप से वो रुका हुआ है, एकदम बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, लिमिटेड सिलेबस ही वहां पर ऐड किया गया है। अगर इस बार के प्री में देखो तो इकोनॉमी तो पूछा ही नहीं उसने, पूरा का पूरा इकोनॉमी सर्वे से क्वेश्चन पूछ दिया। तो इकोनॉमी को लेकर यह समस्या है, मेंस में भी है। अगर हम अदर पीएससीज की बात करें तो उसमें इकोनॉमी को लेकर जितने भी वर्तमान में तत्कालिक रूप से जो भी घटनाएं होती है तो उन पर वो ज्यादा फोकस करता है। यूपीएससी की बात कर लो आप, यूपी पीसीएस की बात कर लो, लेकिन सीजीपीएससी अभी तक ऐसा नहीं कर रहा। सीजीपीएससी का सिलेबस एकदम वेल डिफाइंड टाइप का है। वेल डिफाइंड इन द सेंस मतलब यहाँ पर हौच पौच वाले में भी उसने क्या कर दिया है कि लिख दिया है इससे ऊपर नहीं जाना है आपको, तो वहां तक वो जाकर रुक गया और उसी में वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन आंसर खेल रहा है। लेकिन अगर अदर्स पीएससी देखो तो फिर वो बेसिक से उठाकर कुछ भी पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है। मतलब इकोनॉमी को लेकर जो तात्कालिक रूप से जो भी सिनारियो चलते हैं, जो भी क्रियाकलाप चलते हैं, उन सभी पर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोग। सीजीपीएससी अभी तक इसमें रुका हुआ है। किस सेक्शन में अगर वो ऐसा करना चाह रहा है तो किस सेक्शन में जा सकता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, कहां पर कैसा होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक जानकारी है एसआई मेंस को लेकर।
एसआई मेंस को लेकर हमारे यहाँ ये बहुत सारी बैचेस आ चुकी हैं, फिर से बच्चों के डिमांड पर और बैचेस आ रही हैं, ठीक है। और इस बार 13 मार्च को बैचेस हैं, दोनों जगह पर है, दोनों जगह मतलब रायपुर के हेड ऑफिस में और रायपुर के ही सिटी प्लाजा ब्रांच में आपको दोनों जगह ये कक्षाएं देखने को मिलेंगी। जैसे ये वाला जो 13 मार्च को शाम को जो शुरू होगा वो आपका सिटी प्लाजा ब्रांच में शुरू होने वाला है, शाम को 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। यहाँ पास इंपॉर्टेंट ये है कि डिमांड ये थी कि हमें मैथ्स और रीजनिंग का यहाँ पास चाहिए बैच और लैंग्वेज का बैच चाहिए, तो ये केवल 400 अंकों की इस बैच में तैयारी कराई जाएगी। आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड तीनों मोड में ये वीडियोस आपको मिलेंगी, देख भी सकते हैं, बाद में आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पास मेन ब्रांच में, मतलब यहाँ पर जो हेड ऑफिस है अपना रजबंधा मैदान में, वहां भी ये एसआई मेंस की क्लासेस शुरू होंगी। सेम पैटर्न है, 400 नंबर की ही ये क्लासेस होंगी, भाषा का होगा और यहाँ पर क्या है योग्यता परीक्षण का, ये सुबह होंगे लेकिन ना, ठीक। तो मेन ब्रांच में सुबह और सिटी प्लाजा ब्रांच में आपको कहाँ मिलेगा, ये शाम को बैचेस मिलेंगी। सेम फैकल्टीज क्लास लेंगे, ठीक है। क्लासेस को लेकर यहाँ पास आपको ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी और रिकॉर्डेड मोड में आपको क्लासेस मिलेंगी। और एसआई को लेकर ही एक और जानकारी सेम रहेगी कि एसआई मेंस का टेस्ट सीरीज चालू किया जा रहा है, 12 मार्च से ये टेस्ट सीरीज आरंभ हो जाएगा। इससे पहले एक टेस्ट यहाँ पास डेमो का लिया गया था, मतलब यहाँ पास किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे होता है। सीरीज चालू कर रहे हैं अपन 12 मार्च से, इसमें कुल टोटल 18 टेस्ट का होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर होगा। अगर जो अभ्यर्थी ऑफलाइन देना चाहते हैं वो हमारी संस्थान के सभी शाखाओं में, जैसे रायपुर में 2 शाखा है अपनी, हेड ऑफिस और सिटी प्लाजा। अगर मैं दुर्ग की बात करूं तो वहां मालवीय नगर और आदर्श नगर के ब्रांच में, अंबिकापुर के ब्रांच में मिलेगा आपको, फिर आपको मिलेगा जगदलपुर के ब्रांच में और एक मिलेगा राजनांदगांव के ब्रांच में। तो इस प्रकार से उड़ान आईएएस एकेडमी के सभी संस्थानों में आपको क्या मिलेगा, ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी ऑनलाइन तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, बहुत न्यूनतम शुल्क में ये टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है। और आप सभी को पता है कि जो उड़ान आईएएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज है वो बहुत हेल्पफुल होता है आपके आगामी एग्जामों के लिए, तो आप इसे अवेल कीजिए और यहाँ पर बहुत ज्यादा इसे लाभ उठाइए। हम लोग बात करते हैं सिलेबस पर कि किस प्रकार से सिलेबस को ऐड किया गया है। सबसे पहले तो अपन सिलेबस ही देख लेते हैं, सिलेबस कैसा है कैसा नहीं है, आगे हमारा सिलेबस है ना। तो यहाँ पर मिलेगा आपको सामान्य प्रश्न पत्र क्रमांक 5, जिसको आप GS3 भी कहते हैं। कई बार ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं GS3 कैसे, तो GS1, GS2 और GS3। GS1 जैसे पेपर 3 को बोला जाता है, ठीक है, उसमें इतिहास मिलेगा, संविधान मिलेगा। GS2 कहा जाता है साइंस वाले को और GS3 कहा जाता है इकोनॉमी वाले और ज्योग्राफी वाले सेक्शन को। तो ये पेपर नंबर 5 GS नंबर 3 है, जिसमें आपको भारत की और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। अब इसके थोड़े सिलेबस को हम लोग पढ़ लेते हैं, कैसा है इसका सिलेबस। इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में, मतलब ये राष्ट्रीय आय वाला नेशनल इनकम वाला चैप्टर है। तो एक तो हमारा चैप्टर ये हो गया। फिर दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन से, है ना, और इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में भूमिका में परिवर्तन, मतलब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में कैसे परिवर्तन हो रही है, निजी योजनाओं के कुल योजनागत व्यय में उनके हिस्से और यहाँ आर्थिक सुधार। तो यहाँ तक एक अलग टॉपिक मिलेगा। अब थोड़ा हम लोग अगर ध्यान देंगे तो सिलेबस के इस वाले पोर्शन से यहाँ पास से लेकर और यहाँ पास योजनागत में कुल उनके हिस्से, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। अगर मैं इसको कोष्टक में जो किया हूं, यहां से अलग से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आ रहा है कि अगर कोई योजना है तो उसमें कितना हिस्सेदारी निजी क्षेत्र का है, या फिर अर्थव्यवस्था में कितना हिस्सेदारी निजी क्षेत्र का है, सार्वजनिक क्षेत्रों का है, कितना योजना के लिए कौन सा हिस्सा दिया गया है, कौन सा पैसा आ रहा है। तो इसके बारे में शायद ही कोई क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, संरचनात्मक परिवर्तन से। और संरचनात्मक परिवर्तन और आर्थिक सुधार को आप एक चैप्टर मान सकते हैं। तो ये दूसरा चैप्टर में यहाँ जो फॉर्मेशन करूंगा, ये दूसरा चैप्टर आपका आर्थिक सुधार से होने वाला है। तीसरा चैप्टर होगा हमारा निर्धनता और बेरोजगारी का, क्योंकि हम लोग डिकोड करेंगे। डिकोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितने चैप्टर्स इकोनॉमी में आपको अच्छे से पढ़कर जाने हैं। तो ये निर्धनता वाला और उसको दूर करने के उपाय, ये तो मतलब बहुत अच्छे से पूछ रहा है। योजना यहां ना पूछकर यहां पूछ रहा है वो, ठीक है। तो ये तीसरा चैप्टर होगा अपना। चौथा चैप्टर सीधा सीधा मौद्रिक नीति पर होगा। बैंकिंग को अलग करके मौद्रिक नीति को अलग करेंगे हम लोग, ठीक है। बैंकिंग के लिए अलग चैप्टर बनाएंगे और इसको अलग चैप्टर में बनाएंगे। हम लोग सबको यहाँ डाल देंगे, मतलब यहाँ भारत में बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थानों का स्वरूप कैसा है, फिर 1990 में उसमें कौन से सुधार हुए, रिजर्व बैंक के साख नियमन कैसा होता है। तो ये वाला चैप्टर अलग करेंगे और वो वाला बैंकिंग का चैप्टर अलग कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग 2 चैप्टर बनाने वाले हैं। रिजर्व बैंक का साख नियमन, मतलब ये मौद्रिक नीति ये वाला होता है,
बाकी ये जो लिखा हुआ है भारत में बैंकिंग सिस्टम, तो वो बैंक अलग और मौद्रिक नीति को अलग कर देंगे। तो ये 2 चैप्टर बनेगा, टोटल 5 चैप्टर हुए। अभी लिख भी देंगे यहाँ पर। जो छठवां चैप्टर होगा वो है भारतीय सार्वजनिक राजस्व से और सार्वजनिक व्यय से, सार्वजनिक ऋण से, मतलब ये बजट वाला सेक्शन है। बजट में आपको तीनों चीज पढ़ना, मतलब राजकोषीय नीति में तीनों चीज पढ़ना पड़ेगा, बजट भी पढ़ना पड़ेगा, कर संरचना भी पढ़नी पड़ेगी और घाटे की संरचना, तीनों पढ़नी पड़ेगी। तो एक चैप्टर यहाँ से बजट का बनेगा। टोटल 6 चैप्टर पे हमने इसको तोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसमें छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी है ना, क्यों यहीं पर तो हौच-पौच हो जाता है। कैसे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामाजिक, उनका सामाजिक पिछड़ापन, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, आय और रोजगार के क्षेत्रीय वितरण में परिवर्तन, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के संबंध में। तो ये वाला जो चैप्टर है वो छत्तीसगढ़ का है पूरा का पूरा। अभी देखना इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, पूछना कुछ और चाहिए, पूछता कुछ और है यहाँ पास, है ना। वो सीधा सीधा अनुसूचित जनजाति के बारे में ज्यादा पूछ देता, दिखाएंगे कैसे। तो ये एक चैप्टर यहाँ से बनेगा जो कि छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी पोर्शन को बोल सकते हो आप। इसको बोल सकते हो आप कि ये छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी का पोर्शन है या आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है। तो ये वाला सेक्शन अलग हो जाएगा आपका, यहीं पर ज्यादा तकलीफ देने वाला है। फिर है बाल श्रम की समस्या, एक छोटा सा टॉपिक है, और ग्रामीण विकास, ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो ये 8वां चैप्टर बनेगा हम लोग का। तो टोटल 8 चैप्टर हम बनाएंगे। फिर यहाँ देखो राज्य का वित्त एवं बजटीय नीति। अब ये वही बजट है जो कि हम लोग वहां पढ़ने वाले हैं, भारत वाले बजट में। अलग से कुछ नहीं होता छत्तीसगढ़ का, अगर आप बजट बोलोगे तो अलग से बनता है, बिल्कुल नहीं। बजट सेम बनता है छत्तीसगढ़ का और भारत का, पढ़ना भी सेम होता है आपको। बस छत्तीसगढ़ के बजट में एक एक्स्ट्रा यहाँ पास पॉइंट आ जाता है, केंद्र से मिलने वाला पैसा, बस। बाकी और कुछ अलग नहीं होता छत्तीसगढ़ के बजट में, है ना। मतलब अलग से ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के बजट की परिभाषा अलग पढ़ रहे हो, उसका राजस्व व्यय, राजस्व आय, पूंजीगत आय, ये सब कुछ अलग नहीं पढ़ना है आपको। बस उसमें केंद्र का हिस्सेदारी ऐड करना होता है, जो केंद्र के द्वारा राज्य को दिया जाता है वो बस ऐड हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये कहाँ तक चले जाएगा, तो ये यहाँ तक चले जाएगा, अगर जाओगे आप तो यहाँ तक। तो ये वाला चैप्टर छत्तीसगढ़ के बजट का हो जाएगा, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे तो आंतरिक एवं विश्व बैंक से जितना भी हमने ऋण लिया है, चाहे बाहर ऋण लिया है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, उसके बारे में है। फिर ग्रामीण शाख के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत, ये वाला चैप्टर बैंकिंग में हम लोग डाल देंगे, क्योंकि हम लोग बैंकिंग में, भारत के बैंकिंग में हम लोग क्या देखने वाले हैं, बैंकिंग सिस्टम, गैर वित्तीय बैंकिंग संस्थान। तो बैंकिंग वाला ही सेक्टर है, अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं कि छत्तीसगढ़ में संस्थागत और गैर संस्थागत अलग होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर एक चैप्टर मिलेगा आपको सहकारिता का, सहकारिता की संरचना क्या होगी और वृद्धि कैसी होगी, और कुल साख में उनके हिस्से और समस्याएं क्या है। तो सहकारिता के बारे में पूरा का पूरा अलग चैप्टर है यहाँ पास। तो इस प्रकार से आप चैप्टर को डिकोड करेंगे। तो जितना हमने बात किया उतना लिख भी लेते हैं आगे, है ना, किस प्रकार से आने वाला है। जैसे सबसे पहले अगर इकोनॉमी के सिलेबस को देखा जाए तो भारत वाले सेक्शन में चलते हैं ना। हमने भारत वाले सेक्शन में देखा कि राष्ट्रीय आय सबसे पहले था, लेकिन मैं उसे राष्ट्रीय आय को दूसरे नंबर पर रखूंगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में आपको कुछ जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको जानकारी लेनी पड़ेगी अर्थव्यवस्था के बारे में, वो क्या होता है। जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं, इसमें सब कुछ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। फिर और आगे बढ़ेंगे तो आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि होता है ना, सॉरी, समृद्धि, आर्थिक विकास, समावेशी विकास, सतत विकास, ये सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको लेकर आपको यहाँ पर सजग रहना पड़ेगा इकोनॉमी पढ़ते समय। तो ये पहला चैप्टर हम एक इकोनॉमी का, बेसिक इकोनॉमी का बना रहे हैं, जो कि आपके इकोनॉमी के टॉपिक को समझने में बहुत सहायता उपलब्ध कराता है। और देखना यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप शुरुआत में देखा जाए तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है। ये एक्चुअली क्लासरूम में हम लोग जैसा पढ़ाते हैं वैसा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास ना इकोनॉमी को लेकर अगर आप कोई रेफरेंस बुक देखते हो तो रेफरेंस बुक ना छत्तीसगढ़ के सिलेबस के हिसाब से नहीं है ना। जैसे कोई भी आप रेफरेंस बुक उठा लो, है ना, बहुत जैसे प्रतिष्ठित बुक है रमेश सिंह, है ना, वो छत्तीसगढ़ के सिलेबस के हिसाब से नहीं है, वो रैंडमली आपको मिलेगा, उसमें यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से वो चलेगा पूरी तरीके से, वैसा वहां पर जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा क्वेश्चन मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ को लेकर स्पेशली एकदम आपको कोई अलग से किताबें नहीं मिलेंगी। हाँ, लोकल पब्लिकेशंस हैं, उनकी किताबें आती हैं, वो भी रैंडम होते हैं इधर उधर से। इसीलिए आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्लासरूम में तैयारी करनी चाहिए। जिस भी आप कोचिंग में अध्ययन करते हैं वहां पर आपको जो भी क्लास नोट्स पढ़ाया जा रहा है उस क्लास नोट्स पर आपको यहाँ पर प्रीफर करना पड़ता है।
कि उस क्लास नोट्स में किस प्रकार के सिलेबस को यहाँ डिफाइन किया गया है। तो अगर आप देखना चाहें तो शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जानकारियां मिलेंगी। फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग बना लेते हैं गरीबी और बेरोजगारी का, और उनको दूर करने की समस्याएं क्या है। तो गरीबी और बेरोजगारी के यहाँ पास एक चैप्टर बनेगा, 2 चैप्टर हो गया। तीसरा चैप्टर आ जाएगा राष्ट्रीय आय का, तीसरा चैप्टर राष्ट्रीय आय को संबंध में हम लोग बना देते हैं। तो ये तीसरा चैप्टर हो गया, जिसमें जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी सब कुछ आ जाएगा। राष्ट्रीय आय को कैसे निकाला जाता है, फिर यहाँ पर ग्रीन जीडीपी क्या होता है, स्थिर भाव क्या होता है, प्रचलित भाव क्या होता है, सकल क्या बोलते हैं कारक लागत क्या है, बाजार लागत क्या है, सब कुछ आ जाएगा इसमें। निजी आय, निजी क्या बोलते हैं व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, सब कुछ है इसमें। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के बाद एक चैप्टर बनाएंगे जो कि केवल मौद्रिक नीति पर काम करेगा। इसको अलग से पढ़ना ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप पूरे के पूरे सबसे पहले तो मुद्रास्फीति समझिए, क्या होता है मुद्रास्फीति, कैसे होता है मुद्रास्फीति, उसके प्रकार कैसे हैं, मंदी कैसे आती है, मंदी से कैसे उबरा जाता है, ये सब कुछ। क्योंकि अगर आप इसे समझ लेते हैं मुद्रास्फीति के पूरे टर्मिनोलॉजी को, तो फिर आप आरबीआई के साख नियमन को पूरा समझ जाएंगे। आरबीआई क्या करता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से साख का नियमन करता है, जिसमें आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन सब पढ़ते हैं। फिर आप क्या करते हैं, गुणात्मक नियंत्रण भी करते हैं, जिसमें साख की राशनिंग होती है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रों को रोड दिया जाता है, मॉरल शोषण होता है उसमें, मतलब नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, तो ये सब हो जाता है। तो मौद्रिक नीति को आप अलग ही एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। फिर अगर मैं 5वां चैप्टर बनाऊं तो फिर अब राजकोषीय नीति को बनाना पड़ेगा। हमारे इकोनॉमी के सिलेबस का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आता है, राजकोषीय नीति से। आप इसको कैसे तोड़िए, बजट का हिस्सा हो जाएगा इसमें, एक हो जाएगा आपका इसमें कर संरचना, और एक हो जाएगा घाटे की संरचना। तो ये 3 भाग में टूट जाएगा, बजट, कर और घाटे के रूप में। तो इस प्रकार से आपने 5 चैप्टर यहाँ पर क्या किया, वेल डिफाइन कर दिया। अगर हम देखें सिलेबस को फिर से भारत का, तो देखो उतना ही किया था हमने, ठीक। यहाँ पर क्या किया, राष्ट्रीय वाला पहला चैप्टर, ये चैप्टर आ गया, और आर्थिक सुधार। अच्छा, आर्थिक सुधार को हम लोग उसी में रख लेंगे, ठीक है, यहीं पास रख लेंगे। आर्थिक सुधार पूरा का पूरा इसी में आ जाएगा, जितना भी आपने सुधार किया है वो आर्थिक सुधार यहीं पास शामिल हो जाएगा। इसमें सबसे मेन होगा एलपीजी की नीति, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एलपीजी की नीति। और कुछ नियोजन के संबंध में भी पढ़ लीजिए, क्योंकि नियोजन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्थिक सुधार को लेकर ही वो क्वेश्चन पूछ लेगा नियोजन के संबंध में। तो हमने यहाँ पर उसको भी ऐड कर लिया है, डिकोड कर रहे हैं सिलेबस को, है ना। देखते हैं और कुछ छूटा गया यहाँ से, बैंकिंग सिस्टम जो छूट रहा है ना यहाँ से, बैंकिंग। तो एक चैप्टर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बैंकिंग के बारे में बना देंगे। तो 6वां चैप्टर क्या होगा, बैंकिंग का होगा। बैंकिंग में सब कुछ शामिल हो जाएगा, ठीक है। वो छत्तीसगढ़ का जो सेक्शन है वो भी इसमें हम लोग शामिल कर देंगे। उसको अलग से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, है ना, कि आप सोचोगे मुझे से अलग से देख लो, बिल्कुल नहीं देखना है, एक ही साथ हो जाएगा वो, फालतू का और हौच-पौच नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर बैंकिंग को भी हमने ऐड कर लिया है, ठीक। तो यहाँ पर जो जितना भी लिखा हुआ है वो इस 6 चैप्टर में आपका समाहित हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में कौन सी जानकारी है। तो छत्तीसगढ़ में देखो सबसे पहले क्या है, ये एसटी, एससी, ओबीसी महिला के संबंध में, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, उनके पिछड़ेपन के कारण उनका व्यवसायिक संरचना कैसा है उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, महिलाओं की स्थिति कैसी उसके बारे में। तो एक सेक्शन जो आपके छत्तीसगढ़ की सामाजिक समस्याओं के बारे में दर्शाता है, ये वाला सेक्शन अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ को लिख देता हूँ, यहाँ पर से छत्तीसगढ़ को देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पहला सेक्शन किसका हो जाएगा, तो सामाजिक समस्या। मैं सीधा सामाजिक समस्या लिख देता हूँ, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप एससी की बात करें, एसटी की बात करें, चाहे महिला की बात करें, तो इनके संबंध में वो प्रावधान पूछ रहा है, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, तो इन समस्याओं के बारे में वो पूछ रहा है। दूसरा, अगर मैं यहाँ से तोड़ना चाहूँ सिलेबस को, तो फिर कैसे टूटेगा, इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पास आ जाएगा दूसरा, ठीक है, बाल श्रम और ग्रामीण विकास, ये एक चैप्टर अलग से एकदम रख दो आप, ठीक। फिर यहाँ देखो तो ये पूरा बजट आ गया, ठीक, बजट वाला ही सेक्शन आएगा, अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है, बताएंगे कैसे करना है। तो यहाँ पास मैं बाल श्रम की समस्या, एक छोटा सा टॉपिक है बाल श्रम, है ना, इसमें इंटरनेशनल काम कैसे करते हैं आप, संविधान में इसका क्या है, भारत सरकार इसके लिए कौन सी योजनाएं चला रही, छत्तीसगढ़ सरकार कौन सी चला रही है। तो बाल श्रम की समस्या के बारे में हमको जानना होगा। और इसके साथ ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास को लेकर बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, आप इसके लिए इकोनॉमी सर्वे पढ़िए। इकोनॉमी सर्वे का शायद तक जो चैप्टर नंबर 12 होता है वो ग्रामीण विकास के ऊपर होता है, कि ग्रामीण विकास के संबंध में छत्तीसगढ़ में कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन सी नहीं चल रही हैं, किस हद तक ग्रामीण विकास हो चुका है, उसके ऊपर होगा।
फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बजट को लिख देता हूं मैं, क्योंकि अगला सेक्शन वो छत्तीसगढ़ का बजट है, हमें बजट अलग से नहीं पढ़ना है। बजट यहीं पास आपका कंप्लीट हो जाएगा, राजकोषीय नीति में ही संरचना क्योंकि बजट की सेम है, उसमें बस डाटा को आपको पढ़ना है अलग से। किस ईयर का पढ़ना है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि इस बार सर एग्जाम होगा तो कौन सा बजट का डाटा पढ़ूं मैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये बजट वाला सेक्शन हो गया। ठीक, छत्तीसगढ़ में अलग से अगर आप सेक्शन देखोगे तो एक सेक्शन सहकारिता का मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पर अगर आप पूरा बजट का ये वाला हिस्सा हो जाएगा, फिर आंतरिक और विश्व बैंक का कितना ऋण है वो बजट वाले में मिल जाते हैं आपको। फिर ये देखो ग्रामीण शाखा के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत मत पढ़ो अलग से, बैंकिंग सिस्टम में ये पूरा आ जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में आप भारत के संस्थागत और गैर संस्थागत पढ़ोगे, अब छत्तीसगढ़ तो भारत में ही है तो फिर अलग से क्यों पढ़ना है आपको, उसको तो अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका ये वहां पास काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। अब छत्तीसगढ़ में एक टॉपिक बचेगा सहकारिता वाला, ये सहकारिता वाला छत्तीसगढ़ के सेक्शन से आता है। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन को हम लोग कहां लिखेंगे, चौथे नंबर पे सहकारिता लिख देता हूं। इकोनॉमी सर्वे का यदि चैप्टर नंबर 4 खोलोगे तो उसमें सहकारिता को लेकर पूरा का पूरा डाटा दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता कैसे चलती है, संविधान में सहकारिता के बारे में क्या प्रावधान है, और छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के सहकारी समितियां बनाई गई हैं। तो गन्ने के लिए अलग है ना, मतलब यहाँ पर शक्कर के लिए अलग है, फिर मत्स्य के लिए अलग है, कृषि के लिए अलग है, ऋणों को लेकर अलग है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आपको सहकारिता समिति मिलेंगे। तो सहकारिता के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें मैं एक और सेक्शन बना देता हूं छत्तीसगढ़ की योजना को लेकर, ये छत्तीसगढ़ की योजना को लेकर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इकोनॉमी के सिलेबस को डिकोड कर सकते हैं। अगर अब यहां देखोगे तो आपका एकदम वेल डिफाइंड सिलेबस है ये, इससे ऊपर नहीं जाना है। अब सिलेबस आ गया, अगर आप कोई रेफरेंस बुक भी पढ़ते हैं या फिर किसी पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं तो आपको अब समस्या नहीं होगी कि मुझे इकोनॉमी के सिलेबस में कहां तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस रहा, हमने डिकोड कर दिया। हमने क्या किया, सीजीपीएससी के सिलेबस को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी हिसाब से आ रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन को देखना प्रयास करेंगे तो इसी हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग 2018, 19, 20, 21 इन चारों ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या हमारा जो 4 साल का क्वेश्चन है या फिर उससे पहले का जब अगर आप करना चाहो तब आप अपने से भी कर सकते हो उसे, लेकिन हम इस 4 साल की बात करेंगे क्योंकि यहाँ से सिलेबस चेंज हो चुका है। तो इन 4 वर्ष के प्रश्नों को अगर आप देखोगे तो क्या ये इनके ऊपर बेस्ड है या नहीं है। अगर इनके ऊपर बेस्ड है तो फिर मटेरियल कहां से आएगा। तो मैं आपको मटेरियल को लेकर भी आश्वस्त करा दूंगा कि मटेरियल कहां से आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। ठीक है, इसको लेकर मटेरियल क्या होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसे होता है। आप सभी को पता है कि पेपर नंबर 5 में है ये, पेपर नंबर 5 का पार्ट 1 है ये। पार्ट 1 में अगर मैं बात करूं तो फिर 75 नंबर का होता है ये, 75 मार्क्स का है, यहाँ पास 75 कैसे बचा है, तो 2 नंबर के आपको यहाँ पास 8 प्रश्न मिलने वाले हैं, तो टोटल कितने नंबर का हो गया, 16 नंबर का। अगर मैं फिर और आगे बढ़ूं तो 4 नंबर के आपको यहाँ पास क्वेश्चन मिलेंगे, कितने, 5, तो फिर कितना हो जाएगा ये 20 नंबर का। फिर 8 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करूं तो उनकी संख्या है 3, कितना हो जाएगा 24 नंबर का। फिर यहाँ पर 10 नंबर के प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो वो है 0, तो फिर कितने का हो जाएगा 0 नंबर का। अगर मैं 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो 15 नंबर का 2 क्वेश्चन है, बनाना 1 है आपको, तो फिर ये हो जाएगा 15 नंबर का। टोटल जोड़ लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 16 और 24 हो जाएगा 40 और 20 60 और 15 कितना हो जाएगा 75 मार्क्स का। टोटल प्रश्नों की बात कर लेते हैं तो 8, 5, 13, 3, 16, 1, 17, टोटल 17 क्वेश्चन आएंगे। 17 मतलब 1 साल में क्वेश्चन आते हैं। हम लोग 68 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, 68 क्वेश्चन हर साल का 17 क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं कि हमारे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है कि नहीं है, और अगर है तो फिर मटेरियल कहाँ है आपके पास, कौन से मटेरियल से पढ़ें, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। चलिए 2018 के पेपर को देखते हैं। 2018 का पेपर क्या कहता है, कैसे कहता है। 2018 के पेपर के 2 नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी हमने देखा 8 क्वेश्चन। अब शब्द सीमा 30 है, टोटल 8 प्रश्नों को हम लोग डिकोड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है। मतलब ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन है
क्या लिखा हुआ था पहले में? बिल्कुल लिखा हुआ था। मतलब ये इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन से क्वेश्चन आया। अगर आप राष्ट्रीय आय की बात करो तो राष्ट्रीय आय में भी ये आपको मिलेगा, दोनों जगह मिलेगा। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय आपको ये जरूर मिलेगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जीडीपी का कौन सा हिस्सा कहां कहां से आ रहा है। फिर दूसरा है एलपीजी वाले सेक्शन से, यहाँ पास उदारीकरण से पूछा गया है, मतलब लिबरलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा है। ये भी इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, मतलब ये भी हमें उस सिलेबस में देखने को मिल रहा है। फिर सस्ती मौद्रिक नीति क्या होती है, ये भी आपको मौद्रिक नीति वाले चैप्टर में मिलेगा। तो एमपी लिख रहा हूं मैं, मॉनेटरी पॉलिटी के बारे में, पॉलिसी के बारे में, मौद्रिक नीति उस वाले चैप्टर से मिलेगा। मैं कह रहा हूं इस चैप्टर को आप बिल्कुल अलग कर लेना, बैंकिंग के साथ हौच पौच मत करना इसे, बिल्कुल नहीं। फिर है नीति आयोग, नियोजन वाले चैप्टर में आएगा ये। मैंने बोला नियोजन पढ़ ही लो, मत छोड़ो, सीधा मेंशन नहीं है। पहले के सिलेबस में नियोजन डायरेक्ट मेंशन था, लेकिन अब नहीं है। लेकिन फिर भी वो नियोजन पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नियोजन छोड़ के नहीं जाना है, नियोजन आपको पढ़ना है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको इंडियन इकोनॉमी देखने मिला है। फिर और आगे बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन है। 5वें नंबर का अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की अधिकतम प्रतिशत वाले 10 जिलों के नाम घटते क्रम में लिखिए। अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत में बताना है, घटते क्रम में 10 जिलों का, मतलब टोटल आप हर जिले का मतलब प्रतिशत देखो कि एसटी कम्युनिटी किस जिले में कितने प्रतिशत है। अगर मान लेते हैं एक्स नाम का जिला है, वहां 100 लोग रहते हैं और वहां 100 में से 90 एसटी समुदाय के, तो 90% लोग वहां की जनसंख्या हो गई। तो इस प्रकार से घटते क्रम में आइए और उसे याद रखिए। कठिन क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन है। अगर मैं 2018 का पेपर एनालिसिस आपको आरटीआई वाला दिखाऊंगा तो इसमें शायद ही कोई 10 जिलों का नाम सीक्वेंस में लिख पाएगा, शायद ही लिख पाएगा। हाँ 10 जिले वो एक रफ आइडिया निकाल सकता है कि इसमें इतने होंगे लगभग, ये जिले के नाम ठीक लिखेगा वो लगभग, लेकिन सीक्वेंस में शायद ही लिखेगा। वो आपसे डिमांड भी नहीं कर रहा है दोस्तों कि आप 10 जिलों का नाम लिखिए, मतलब 10 जिलों का सीक्वेंस में लिखिए। 2 नंबर वो दिया, अगर आपने 10 जिलों का नाम भी सही लिखा है तो उसने 2 नंबर दिया है। समस्या इन्हीं सभी प्रश्नों में आ जाती है कि सर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, नहीं करना है उतना ज्यादा याद, नहीं हो पाएगा ऐसे प्रश्न, बिल्कुल नहीं। लेकिन 10 जिले तो एटलीस्ट बता सकते हैं ना कि इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का संकेंद्रण ज्यादा है, तो इसलिए इस क्षेत्र में आपको अनुसूचित या फिर इस जिले में आपको अनुसूचित ज्यादा देखने को मिलेगा। तो वो 10 जिले का नाम लिखिए आप यहाँ पास, तो फिर नंबर दिया है उन्होंने, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं, मतलब ये इंडियन इकोनॉमी से नहीं आया है, ये छत्तीसगढ़ का जो हमने यहाँ पास सिलेबस डिकोड किया था, ये वाला सेक्शन, ये वाला, यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है एसटी वाले से। तो ये छत्तीसगढ़ का पहला क्वेश्चन हो गया मान लो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 6वें क्वेश्चन, वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार में विधायक निधि की राशि कितने से बढ़ाकर कितनी की गई। डर गए आप, सर ये कहां से पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे। जितनी भी योजनाएं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक पोर्शन योजना का हमने लिखा था, जितनी भी योजना है आपको उसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारी योजना प्री वाले जो आप किताब पढ़ते हो, प्री के लिए है ना, जो योजना की किताब पढ़ते हो, करंट अफेयर्स की किताब, जिसको आप करंट अफेयर्स की किताब पढ़ते हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हुआ था उसी समय। तो उस समय की योजना थी या उस समय ये चेंज हुआ था, तो उस समय के डाटा को उसने पूछ लिया और आपको ये डाटा उस समय के हर एक करंट अफेयर्स में मिलेगा। मतलब छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान है जिनका करंट अफेयर्स आता है, हमारा भी करंट अफेयर्स आता है, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसे डाटा वाले क्वेश्चन के लिए अलग से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यहां पास क्या करना है, तो प्री वाले जो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं उसे सहेज के रखना है। जैसे अभी के कंडीशन में आपने दिसंबर और जनवरी में आपने करंट अफेयर्स का बुक खरीदा होगा, उसे पढ़ा भी होगा, वही करंट अफेयर्स आपके मेंस में भी काम आने वाला है। अलग से करंट अफेयर्स और नहीं पढ़ना है, वही करंट अफेयर्स आपके मेंस में काम आएगा। फिर आगे जैसे देखते हैं कि 1 मार्च 2019 से छत्तीसगढ़ में कुल बिजली घरेलू का कितना आधा बिल कर दिया है। 400 यूनिट वाला था ना, ये 400 यूनिट से कम जलाओगे तो बिजली बिल आधा हो जाएगा। ये उसी समय की योजना है। 2018 पीएससी है, 2018 पीएससी का मेंस मई 2000 कब हो रहा है, ये 19 में। योजना 1 मार्च 2019 की है, बजट पेश हुआ उस समय की, बजट में आ गया, लेकिन घोषणा पहले हो चुकी है। करंट अफेयर्स में मिलेगा ये आपको, बिल्कुल मिलेगा। तो ये उसी समय का क्वेश्चन है, अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय की जानकारी दीजिए। अब देखो यहां पास पीएससी कौन सा है, ये 2018 है, 2018 पीएससी है, जो इसका पेपर कब हो रहा है, मई 2019 में हो रहा है।
अब मई 2019 में जब पेपर हो रहा है तो फिर इससे पहले मार्च 2019 में आपका क्या आया होगा, बजट आ गया है। 2019-20 का बजट आ गया, 2019-20 का बजट आ चुका है। 2019-20 के बजट के समय 2018-19 का इकोनॉमी सर्वे आया होगा। इसका मतलब है मेंस से पहले जो इकोनॉमी सर्वे आता है, इसका मतलब है अभी 3-4 दिन पहले जो इकोनॉमी सर्वे आया है वो आपके काम का है मेंस में, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब इकोनॉमी सर्वे को लेकर आपको ये आश्वस्त हो जाना चाहिए कि मुझे इस साल का इकोनॉमी सर्वे पढ़ना है अगर आप मेंस दे रहे हैं तो। मतलब अभी के मेंस के लिए आपको 2022-23 का इकोनॉमी सर्वे देखना होगा, आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। और इकोनॉमी सर्वे में खासकर डाटास को भी देखने होंगे, जैसे चैप्टर नंबर 3 से यह डाटा पूछा गया है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, उसका रिलेशन है, सहकारिता से रिलेशन है, वित्त से जो चैप्टर नंबर 5 है वहां से रिलेशन है, कृषि से रिलेशन है, बहुत सारे चैप्टर्स कम काम के हैं। इकोनॉमी सर्वे से लगभग 75 नंबर का क्वेश्चन आता है पूरे के पूरे सिलेबस के, अगर मेंस का सिलेबस देखोगे तो आप। तो ये 2022-23 का आपको इकोनॉमी सर्वे पढ़ना है। तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा यहाँ पास मटेरियल लेने हैं आपको। जो प्री में करंट अफेयर्स पढ़ा था वो काम आएगा और जो नया इकोनॉमी सर्वे है वो काम आएगा, दोनों काम आने वाले हैं। तो यहाँ पास मटेरियल को लेकर आपको अब भागने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास मटेरियल है कोचिंग संस्थान का वो आपको यहाँ पास रखना है। ठीक है, मटेरियल की मैं बात करता हूं। मटेरियल आपको अपने कोचिंग संस्थान पर भरोसा करना है, जिस भी कोचिंग में आप अध्ययनरत हैं वहां पर। ठीक है, वो मेंस को लेकर जो तैयारी कराना है। दूसरा, अगर कोचिंग संस्थान पर आप भरोसा नहीं करते हैं तो फिर आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए। रेफरेंस बुक में आपको क्या करना है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वहां पास चैप्टर को मार्क कर लेना है। आप मार्क कर लीजिए वहां पास कि हाँ मुझे ये सिलेबस है, मुझे उस रेफरेंस बुक से मुझे इतना पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ दिया होगा, उसमें बहुत कुछ में आपको छाट के यहाँ पास निकाल लीजिए। तो पहली समस्या का समाधान ये है। दूसरा, मुझे प्री वाले करंट अफेयर्स को रखना होगा, पढ़ना होगा बिल्कुल। और तीसरा है इकोनॉमी सर्वे, लेटेस्ट वाला, मेन से कुछ समय पहले वाला जो इकोनॉमी सर्वे है उसे देखना होगा। तो मटेरियल केवल इतना ही होगा, इसी मटेरियल में आपका पूरा काम चल जाएगा, अलग से आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये वाला मतलब ये सामाजिक वाला, ये छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर है। तो आर्ट एंड कल्चर को जब आप पढ़ोगे तो ये अपने आप हो जाएगा, अलग से इसके लिए तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो वाला मटेरियल और ये वाला काम बन जाएगा आपका। ठीक है, अब बजट के बारे में बात करेंगे, कौन सा बजट पढ़ना होता है, नया वाला या पुराना वाला। चलिए, तो ये 8 प्रश्न हमने देख लिए। थोड़ा सा बात करते हैं आगे। रेपो दर और रिवर्स रेपो रेट, मौद्रिक नीति का फिर से क्वेश्चन आ गया, फिर से मौद्रिक नीति का क्वेश्चन आया है यहाँ पास। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी दर की गणना कीजिए, बेरोजगारी से क्वेश्चन आ गया, ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट वाले जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछ रहा है वो। फिर आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार ने कितने किसानों का कर्ज माफ किया था। ये तो उसी समय हुआ था ना, 2018 में जब सरकार चेंज हुई थी, उसके कुछ समय के बाद ही हो गया था। तो नवंबर 2018 में सरकार चेंज होती है और उसके बाद ये कर्ज माफी हो जाता है। मई में पेपर होता है आपका, पूछ दिया गया, करंट अफेयर्स के बुक में आपको मिल जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई जा रही सखी योजना पर प्रकाश डालिए, इकोनॉमी सर्वे में मिलेगा, इसके साथ करंट अफेयर्स वाले में भी मिलेगा, दोनों जगह मिलेगा ये योजना। फिर छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के नाम लिखिए। सोचिए 4 नंबर पे केवल एसटी समुदाय का नाम पूछ रहा है वो। बहुत सारे नाम है आपके पास, 42 समुदाय रहते हैं, 10, 12, 15 जितना याद आता है लिख दीजिए, सीधा सीधा नाम पूछ रहा है वो, और नंबर दिया उसने 2.5 से 3 नंबर मिला है केवल नाम लिखने पर, है ना। अगर आप बहुत अच्छा आंसर देना चाहते हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैपिंग करके आप संकेंद्रण बता दीजिए कि 10-15 का भी संकेंद्रण अगर आपने बता दिया तो बहुत अच्छा सा आपका आंसर आई कैचिंग लगने लगेगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, छत्तीसगढ़ का सेक्शन हो गया। तो हम लोग यहाँ डिकोड करते हैं। 2 नंबर के टोटल 8 क्वेश्चन आए थे, 8 में से 4 इंडियन इकोनॉमी के थे। ठीक है, IE मतलब इंडियन इकोनॉमी, और 4 क्वेश्चन किसके थे, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उससे रिलेटेड वाले क्वेश्चन थे। तो यहाँ 8 नंबर का ये और 8 नंबर का ये हो गया, ये टोटल 16 नंबर का है ना, 16 नंबर का। फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन कितने नंबर के, 20 नंबर के, है ना। तो इसमें से देखो शुरुआत के 2 क्वेश्चन आपको किससे मिलेंगे, इंडियन इकोनॉमी से मिलेंगे। तो ये इंडियन इकोनॉमी वाला मैं यहीं पास प्लस कर देता हूँ, 8 नंबर फिर से। और छत्तीसगढ़ से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर 12 नंबर के छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन से पूछा। ठीक, इसी में आगे और ऐड करते चले जाएंगे। चलते हैं हम लोग 8 नंबर के प्रश्नों पर, जिसकी संख्या 3 होने वाली है।
अब देखते हैं यहां से कैसे आया। केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व को बताइए। अब गैर कर राजस्व बजट का हिस्सा हो गया, बजट की संरचना का हिस्सा हो गया है, तो उससे क्वेश्चन पूछा है वो। तो बजट से क्वेश्चन पूछा इंडियन इकोनॉमी से। फिर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। मतलब बजट का जो दो सेक्शन होता है, आय का सेक्शन, व्यय का। व्यय वाले में क्यों व्यय बढ़ते चले जा रहे हैं, तो दोनों समझाइए आप, राजस्व व्यय को, पूंजीगत व्यय को समझाइए। उसमें क्या भारत में समस्याएं चल रही हैं जिसके कारण वृद्धि हो रहा है व्यय में, वो भी समझाना पड़ेगा। तो ये भी बजट का क्वेश्चन आ गया। मतलब देखो 16 नंबर का क्वेश्चन सीधा बजट से है। फिर 8 नंबर का एक और क्वेश्चन है जो कि छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन से। छत्तीसगढ़ में सहकारिता से क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के बारे में बताना है। मैंने कहा ना खूब सारे सहकारिता है हमारे पास, तो उन सभी सहकारिता के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से देखो 8 नंबर के 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से और एक किससे पूछा, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16 नंबर का इंडियन इकोनॉमी से आया है और 8 नंबर का किससे आया है, छत्तीसगढ़ के। क्या वो तीनों क्वेश्चन उस मटेरियल से पूरा हो जाएगा? बिल्कुल पूरा हो जाएगा, कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन बचा है किसका, 17वां क्वेश्चन बचेगा जो कि 15 नंबर का होगा। ठीक, 175 वर्ड है। गरीबी से क्वेश्चन आ गया, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आया है गरीबी वाले सेक्शन से। हर साल आपको गरीबी और बेरोजगारी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर बैंकिंग से क्वेश्चन आया। देखो मैंने कहा था ना बैंकिंग अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बैंकिंग इसी में आपका पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण वित्त के संस्थागत स्रोत कौन कौन से? अरे भाई भारत में जो संस्थागत स्रोत है वही छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी कोई अलग थोड़ी है, छत्तीसगढ़ में वही बैंकिंग सिस्टम काम करता है जो कि भारत में करता है। छत्तीसगढ़ में भी सरकार वही सब करती है जो कि भारत की सरकार करती है। तो अलग से कोई संस्थागत स्रोत है नहीं, बैंकिंग में आपका ये वाला सिलेबस आ जाएगा। मतलब ये दोनों क्वेश्चन आपके इंडियन इकोनॉमी से आ गया। मतलब यहाँ पास अब मैं सिलेबस को जो डिकोड करके यहाँ पास मैं 15 नंबर का लिख देता हूँ कि ये इंडियन वाले सेक्शन से ही आया है। तो 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, 30 और 16 46, 47 नंबर का आपका इंडियन इकोनॉमी से आ गया। ठीक है, 8 दूनी 16 और यहाँ पास कितना हो जाएगा 12 या फिर 28 नंबर सीधा बोल लो, ये छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन से आ गया। तो ये 75 नंबर आपका पूरा हो गया। 47 और 28 कितना हो गया, 75 नंबर का। अब अगर मैं छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में बात करूं तो अगर आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, याद कीजिए कहां तक है। तो छत्तीसगढ़ में वो जनजाति से क्वेश्चन पूछा, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से पूछा, छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी सर्वे से पूछा, सहकारिता से पूछा, हो गया छत्तीसगढ़ का सिलेबस। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो फिर वो उसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछ रहा है बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप सिलेबस को डिकोड कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पास आप क्या कीजिए, पूरा सिलेबस को डिकोड करके अपने दिमाग में एक खांचा तैयार कीजिए ताकि आप इकोनॉमी को लेकर जितना भी भय है वो खत्म हो जाए। बहुत ज्यादा भय है इकोनॉमी को लेकर, वो खत्म करना है बिल्कुल, है ना। चलते हैं 2019 के एनालिसिस पर, वादे के अनुसार पूरा करेंगे 4 साल का। चलिए 2019 पर बात करते हैं। 2019 में 2 नंबर के पहला देखो नेशनल इनकम से आ गया, नेशनल इनकम से क्वेश्चन आ रहा है। फिर धारणीय विकास मतलब सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन है। बेरोजगारी से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको इंडियन इकोनॉमी से देखने को मिलेंगे, तो ये तीनों उसी चैप्टर में मिलेंगे। फिर छत्तीसगढ़ का क्वेश्न आ गया। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? इकोनॉमी से क्या रिलेशन है इसका? छत्तीसगढ़ की समस्या है, छत्तीसगढ़ में पढ़ लेंगे आप, ज्योग्राफी का सेक्शन है। छत्तीसगढ़ की सरकार प्रति एकड़ कितना क्विंटल धान खरीदती है? ये भी आपका किसका है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान। ठाकुर प्यारेलाल सिंह कौन थे, उनका योगदान। ये क्यों पूछा? सहकारिता पुरुष है इस कारण से पूछा है, क्योंकि सहकारिता हमारे सिलेबस में है, तो सहकारिता पुरुष होने के कारण पूछा है। आप जीवनी पढ़ेंगे ही, व्यक्तित्व जो होते हैं छत्तीसगढ़ के उनका जीवनी आपको पढ़ना है, तो फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो पेपर है वो 2019 का है। कब का है ये? सन 2019 का पेपर है। ठीक है, सन 2019 का अगर आप पेपर देखेंगे तो ये होगा 2020 में। कब होगा? 2020 के मई में। और इसका बजट पेश हुआ होगा मार्च में 2020 में। 2020 में जो बजट पेश हुआ होगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा बजट 2020-21। 2020-21 का बजट है। देखो उससे क्वेश्चन पूछा है 2020-21 के छत्तीसगढ़ बजट के अनुसार जीडीपी में लोक ऋण का कितना प्रतिशत है, मतलब कितना उधारी लेने वाले हो। तो अभी कौन सा पीएससी होगा? अभी पीएससी होगा 2022 पीएससी होने वाला है, जो कि 2023 में होगा। 2023 चल रहा है, 2022 पीएससी कब होगा? 2023 में। तो 2023-24 का बजट पढ़ना है। अभी जो बजट आया है वो आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। तो नया वाला बजट, नया वाला इकोनॉमी सर्वे, दोनों आपके काम का है। अभी जस्ट रिसेंट जो 2-4 दिन पहले आप जब वीडियो देख रहे हो तो उससे 2-4 दिन पहले आपका बजट और इकोनॉमी सर्वे आया है। ठीक है, तो उससे आपको यहाँ पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसी पर मिलेगा। एक क्वेश्चन और आता है पुराने बजट पर, देखेंगे किस प्रकार का आता है।
फिर है विनिवेश। विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, निजीकरण से क्वेश्चन आया है। एलपीजी की जब आप नीति पढ़ेंगे तो वहां डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे कि भारत में विनिवेश के लिए क्या नीतियां हैं। मतलब फिर से देखो 4 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का, 4 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी का, फिर से 8-8 नंबर पर उसने चेंज कर दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी जतन योजना, इकोनॉमी सर्वे में आपको इसका पूरा डाटा मिलेगा। इकोनॉमी सर्वे में है इसका डाटा, 3.5 नंबर तक दिया है। आरटीआई का कॉपी देखा हमने तो 4 नंबर से 3.5 नंबर दिया। 4 नंबर का क्वेश्चन 3.5 नंबर। क्यों? क्योंकि महतारी जतन के ऊपर जितना भी डाटा था आप लिख दीजिए कि महिलाओं को इतना ग्राम अनाज मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, खाने को गुड़ मिलेगा, चना मिलेगा, आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलेगा, ये सब। निर्धनता का क्वेश्चन है, गरीबी का क्वेश्चन आया है इंडियन इकोनॉमी से। घाटे की संरचना पूछा उसने इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमी से। मानव विकास सूचकांक पूछा इंडियन इकोनॉमी से, जो कि आप पढ़ेंगे कहाँ, आर्थिक विकास में, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास का चैप्टर है ये एचडीआई रिपोर्ट। तो ये तीनों क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से आया और ये वाला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आ गया। तो फिर से कर लेते हैं 8 और 8, इंडियन इकोनॉमी और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी। फिर इंडियन इकोनॉमी में 12 नंबर का और यहाँ पास 4 नंबर का और ये 4 नंबर का। देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, अब ये 19-20 का आर्थिक सर्वेक्षण इसी साल के मार्च में प्रस्तुत किया गया था। मतलब देखो इकोनॉमी सर्वे एकदम लेटेस्ट वाला पूछता है, जो मेंस से पहले इकोनॉमी सर्वे आया है वहां से वो डाटा पूछ लेता है। तो वही कह रहा हूं कि अभी जो मेंस होगा अभी का इकोनॉमी सर्वे पढ़ना है, नया वाला। पुराना वाला आपके काम ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। डाटा आपको नए वाले से आपको देखना पड़ेगा। तो देखो 2019 का है, 2019 का आपको आर्थिक सर्वेक्षण पूछ रहा है। 2022 का पेपर है तो 2022 का आर्थिक सर्वेक्षण पूछेगा, जो कि अभी लेटेस्ट आपको मिलेगा। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपका कहां से हो गया, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी से हो गया। और आगे बढ़ते हैं। 2000 सार्वभौमिक वितरण प्रणाली के बारे में पूछा है, सहकारिता का क्वेश्चन है, पीडीएस सिस्टम के बारे में है, चैप्टर नंबर 4 में आपका दिया है इकोनॉमी सर्वे में। फिर अक्षय ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। अक्षय ऊर्जा कौन पूछ रहा है? क्योंकि सतत विकास का यहाँ टॉपिक है आपके पास। सतत विकास करने के लिए आपको रिन्यूएबल एनर्जी पर जाना होगा, और जो हमारा सतत विकास का 17 लक्ष्य उसमें से एक अक्षय ऊर्जा का भी लक्ष्य है। तो अक्षय ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। आप यहाँ पर इसको मत भी पढ़िए तब भी चलेगा, क्योंकि ये साइंस एंड टेक का आपका पोर्शन है। पेपर नंबर 4 में आपको साइंस एंड टेक पढ़ना है, जिसमें नवीनीकृत और गैर नवीनीकृत ऊर्जा संसाधनों के बारे में है, या परंपरागत या गैर परंपरागत के बारे में। तो वहां पर आपको बहुत डिटेल में मिलेगा। जेंडर बजट, बजट से क्वेश्चन पूछ दिया। फिर से मैं बोल रहा हूँ ना, बजट से बहुत सारा क्वेश्चन है, तो बजट से क्वेश्चन पूछा, मतलब बजट के प्रकार से क्वेश्चन पूछा, बहुत आसान कर दिया उसने। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको इंडियन के सेक्शन से, और ये वाला कहां से मिलेगा, छत्तीसगढ़ के। तो लिख देते हैं 16 नंबर का इंडिया से पूछा और 8 नंबर का कहां से पूछा, छत्तीसगढ़। देखो फिर से 24 और ये कितना हो गया, 36 हो गया। तो अभी 15 नंबर का बचा हुआ है ना, देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है वो। 15 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। मौद्रिक नीति, फिर से मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन है, अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बताया हूं ना, ये चैप्टर अलग ही कर लो आप, अलग कर लोगे सुखी रहोगे। बैंकिंग के साथ पढ़ोगे थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार भी पढ़ना है। फिर छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में सहकारिता के ढांचे को बताइए। मैं तो कहता हूं इसी को अटेम्प्ट कर दो, इतने सारे सहकारिता अपने पास, इतने सारे सहकारिता है, भर भर के लिख दो, भर भर के नंबर है, आसान, याद करना भी आसान है। ये भी आसान क्वेश्चन था। मात्रात्मक गुणात्मक दोनों अलग अलग कर दो, मौद्रिक नीति के बारे में बता दो, मौद्रिक नीति समिति के बारे में थोड़ा सा टच कर दो, और फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों के बारे में आप बता दो यहाँ पास। तो ये पूरा डिकोड हो जाएगा। मतलब दोनों 15-15 नंबर से दोनों से पूछा है ना। मतलब यहाँ पास अगर हम कहें तो फिर 15 यहाँ भी लिख सकता हूँ और 15 यहाँ भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इंडिया वाले को अटेम्प्ट करूंगा तो 51 नंबर का, और फिर छत्तीसगढ़ 24 का हो जाएगा। अगर मैं इंडिया में 36 का करता हूं तो फिर मुझे यहाँ पास 39 नंबर का करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप सिलेबस को देखो, तोड़ सकते हो। बराबर बराबर वेटेज दिया। क्या सिलेबस से बाहर गए हम? बिल्कुल नहीं गए। वही इकोनॉमी सर्वे, वही बजट, वही करंट अफेयर्स आपका काम आ जाएगा, जो कि मटेरियल में लिखा था। तो मटेरियल की समस्या दूर करनी है, कॉन्फिडेंस आएगा जब आप पेपर का एनालिसिस करोगे। देखते हैं 2020 का पेपर। पौनी पसारी योजना, बहुत सारा योजना चालू हुआ था 2020 में, टोटल भर भर के 6 योजना चालू हुए थे, उनके बारे में। निजीकरण उदारीकरण, एलपीजी से क्वेश्चन पूछा। राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में यहाँ पर जीएनपी से क्वेश्चन पूछा है, मतलब राष्ट्रीय आय से। फिर है मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, छत्तीसगढ़ का, सेम 2020 का जो बहुत सारी योजनाएं थी उस वाले है। एनपीए बैंकिंग सिस्टम का यहाँ पास है। देखो मैं कह रहा हूं ना, अगर कोई वो अच्छे स्तर का क्वेश्चन पूछता है, अगर वो सिलेबस से थोड़ा मतलब बाउंस करके आगे क्वेश्चन पूछता है, तो वो केवल एक ही सेक्शन है, वो है बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर से आपको ना एक अच्छा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, नए क्वेश्चन। महानदी पर कौन सी सिंचाई योजना है? अब देखो ना, इकोनॉमी में पूछ रहा है वो, तो छत्तीसगढ़ से पूछा। जीएसटी को समझाइए, टैक्स सिस्टम से, याद है ना, राजकोषीय नीति में कर संरचना,
टैक्स सिस्टम से क्वेश्चन पूछा। वर्ष 2020-21 है, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये 20-21 है। 2020-21 के बजट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में लोक ऋण का क्या हिस्सा है। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है अगर देखोगे तो, ठीक है। लोक ऋण को क्या कर दिया उसने, रिपीट मार दिया उस क्वेश्चन को। तो एक आध क्वेश्चन रिपीट आपने को देखने को मिलता है। 2020 का ये पेपर है, 2020 के ही बजट को उसने क्या किया, उठा के पूछ लिया, मतलब एक साल पुराना डाटा वो पूछ रहा है, ठीक है। लोक ऋण बहुत ज्यादा चेंज हुआ नहीं था, तो वो लोक ऋण के बारे में आपको पूछ रहा है। कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऋण है ना, 92,000 करोड़ का ऋण है छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर। अभी नया वाला अपन देखेंगे कितना है बाद में, है ना, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा आपके लिए। चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं भारत से। भारत से अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, फिर से वही 8-8 नंबर का है। 8 नंबर का इंडियन से और 8 नंबर छत्तीसगढ़ से, सेम पैटर्न सेम है। आगे बढ़ते हैं। भारत में नगरीकरण के प्रभावों की, भाई सकारात्मक प्रभाव भी बताइए, नकारात्मक प्रभाव भी बताइए कि सकारात्मक प्रभाव कैसा है, नकारात्मक प्रभाव कैसा है, ठीक है। दोनों प्रभाव होंगे ना, वो थोड़ी बोल रहा कि सकारात्मक ही है बता दो, नकारात्मक ही नहीं। नगरीकरण के अपने फायदे भी हैं, नगरीकरण के अपने नुकसान भी है ना। खुद से सोचने वाला क्वेश्चन है, अलग से आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, खुद से सोचिए, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। नगरीकरण से क्या प्रभाव पड़ता है भाई, शिक्षा अच्छी मिलती है, कानून व्यवस्था अच्छी चलती है, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती हैं, रोजगार की समस्याएं कम होती हैं, बहुत विभिन्न प्रकार की जीवन स्तर यहाँ पर अच्छा होता है, खाना पीना सब कुछ अच्छा होता है। समस्याएं भी हैं, समस्याएं क्या है कि पारिवारिक अलगाव होता है, पारिवारिक विघटन हो जाता है, अपराध बढ़ सकते हैं, गांव से यदि माइग्रेट करते हैं तो फिर यहाँ पर गंदी बस्तियां बनने लगती हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। शहरीकरण से पर्यावरण को भी नुकसान होता है। आप क्या करते हैं, जो भूमि होती है, वेटलैंड्स होते हैं, उन पर आप जमीन बना, घर बना देते हैं, तो जिसके कारण परकुलेट नहीं कर पाता वाटर, तो ग्राउंड वाटर की समस्या होती है। तो समस्याएं भी हैं, फायदे भी हैं। अगर आप 5-5 भी लिख देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 8 लाइन मिलने वाले हैं आपको इसके लिए, है ना। 5 दूनी 10 पॉइंट हो जाएंगे आपके पास, बहुत अच्छा होगा। राजकोषीय नीति पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है बजट वाले सेक्शन से। मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार। अब ये क्वेश्चन आपको, है ना, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, अब बैंकिंग सेक्टर की जब शुरुआत करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर को कैसे परिभाषित करते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को आप मुद्रा बाजार बोलते हैं, तो मुद्रा बाजार की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहीं पास आ जाएगा, अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्राम पंचायतों के द्वारा कौन से कर और शुल्क अधिरोपित किए जाते हैं, है ना। ये छत्तीसगढ़ का जब आप प्रशासन पढ़ेंगे तो वहां ग्राम पंचायत भी तो पढ़ोगे। ये जब आप पेपर नंबर 3 का, है ना, जब आप संविधान वाला पोर्शन देखोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, पंचायत मिलेगा कि छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचनाएं क्या है, ग्राम पंचायत और नगर पालिका। तो उसमें आपको कर संरचना देखने को मिलेगा। तो वो टैक्स लगाने के लिए जितना भी आप यहाँ पर देते हैं शक्तियां पंचायतों को, वो लिखना है। आसान क्वेश्चन था। छत्तीसगढ़ में सरकार की राजीव गांधी न्याय योजना के बारे में बताइए, उसी समय का योजना है तो उसको पूछ लिया उसने। चलिए देखते हैं कितने नंबर का पूछा। तो यहाँ पास 4 नंबर के 3 क्वेश्चन इंडियन वाले सेक्शन से, मतलब 12 नंबर का, और 8 नंबर का क्वेश्चन कहां से, तो फिर छत्तीसगढ़ वाले से। तो 12 + 8 यहाँ पास हो जाएगा। सेम चल रहा है ना, एकदम बिल्कुल सेम चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में बताइए। वित्त आयोग मतलब वित्त से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, है ना, अलग से बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको संविधान में देखना है। इसीलिए मैं इस संविधान वाले जो बजट के पोर्शन उसको मैं यहाँ लिख ही नहीं रहा हूँ, आप उसे संविधान में पूरा कीजिए। संविधान में बजट को लेकर क्या क्या है, तो आर्टिकल 112 से लेकर 116 बजट को संबंध में बहुत सारे प्रस्ताव हैं। कटौती प्रस्ताव हो गया, विनियोग विधेयक हो गया, अनुदान की मांगे हो गई, बजट पारित करने के चरण हो गए, वो पूरा का पूरा संविधान में आ जाएगा। तो वो देखिए संविधान में, और उसके साथ साथ जो उसका वित्तीय संबंध है, मतलब भाग 12 है, वो भी आप देख लीजिए। भाग 12 पूरा संविधान में पढ़िए, तो संविधान का पोर्शन संविधान में हो जाएगा, जो आपको बेनिफिट करेगा कहां पास, इकोनॉमी वाले सेक्शन में। इसीलिए उसको अलग से सेक्शन में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी मुझे, ठीक है। आपको भी अलग से नहीं देखना है, वो संविधान में आप कवर करोगे ही करोगे पूरी तरीके से। आर्टिकल 275, आर्टिकल 282, आर्टिकल 280, आर्टिकल 265, 268, 279A, सब कुछ वहां पर आपको मिलेगा। फिर छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु संचालित की जाने वाली सरकारी योजनाओं का विवरण देना है। आपको इकोनॉमी सर्वे के चैप्टर नंबर 17 में आपको अनुसूचित जनजाति और जाति के बारे में पूरा योजनाओं एक साथ मिल जाएगा कि उनके लिए स्पेशल कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो ये भी इकोनॉमी सर्वे से क्वेश्चन आया है। फिर छत्तीसगढ़ सरकार की वर्तमान की औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्य बताइए। औद्योगिक नीति आया था हमारा, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया। आसान क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में पूरा का पूरा बना हुआ रहता है, इकोनॉमी सर्वे में पूरा बना हुआ है, अलग से कोई मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पास 8 नंबर का एक क्वेश्चन भारत से और 2 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से पूछा है, लिख लेते हैं।
मतलब इस साल 36 से ज्यादा क्वेश्चन था 2020 की बात करूं तो। ठीक, अब एक क्वेश्चन बच गया कितने नंबर का, तो फिर 17 नंबर वाला है ना, 15 नंबर वाला, सतत विकास एसडीजी, सतत विकास 17, एसडीजी 17 के बारे में पूछा है 2030 तक जो पूरा करना है। फिर छत्तीसगढ़ बजट 2021-20 के व्ययों के मुख्य प्रावधान को बताइए। देखो, एक साल पुराना बजट वो पूछ दिया, तो बजट को लेकर आपको दो डाटा, मैं कहा ना कि बजट को लेकर दोनों बार देखना पड़ेगा। बजट में जैसे अभी का अगर जो पेपर हो रहा है, तो अभी का 2023-24 का बजट, और इसके साथ साथ ये पेपर 2022 का है, तो 2022-23 का बजट, ये दोनों बजट आपको देखने पड़ेंगे। मत छोड़िए दोनों बजट, क्योंकि देखो 15 नंबर का बजट का डाटा पूछ दिया उसने कि बजट के मुख्य प्रावधान बता दीजिए, और ये पेपर 2020 का है, बजट भी 2020 में पूछा है, पेपर 2020 का है, लेकिन हुआ कब था, 2021 में, 2021 में हुआ था ये पेपर, कोरोना के कारण आगे बढ़ गया था, लेकिन पेपर 2021 का हुआ। अब 2021 में जब पेपर हुआ तो बजट कब का पूछा, 2020 का, क्योंकि पेपर भी 2020 का था। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, जिस साल का पेपर है उस साल का बजट पूछेगा। मतलब अभी हमारा 2022 पीएससी चल रहा है, तो 22-23 का बजट पढ़ना है जो कि पिछले साल आया था, एक वो, और 23-24 के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर डाटाज नहीं खेले जाते हैं, डाटा एकदम लिमिटेड है यहाँ पर। तो अगर आप 50-60 डाटा भी रख लेते हैं, इसमें दोनों में 50-50 डाटा रख लेते हैं, तो आपको काम बन जाएगा। बहुत अच्छा नंबर है, 12 नंबर मिला था। आरटीआई में कॉपी देखा था मैंने, उसमें 12 नंबर दिया था उन्होंने 15 में, क्योंकि बहुत कम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बजट के डाटा के प्रावधानों को लिखेंगे। नंबर लाइन कितने मिल रहे हैं आपको, तो इसमें लगभग आपको 25 से 27 लाइन मिलेंगे। 27 लाइन को अगर आप दो दो लाइन में डिवाइड करोगे, तो आप 13 अगर डाटा भी दे देते हो यहाँ पर, मतलब 13 योजनाओं के बारे में या फिर 13 चीजों के बारे में बता दो, है ना, राजस्व, आय राजस्व है इसके बारे में बता दो, कितने का बजट था पूरा वो बता दो, घाटा बता दो, पर्टिकुलर क्षेत्र में खर्चा किया गया ये बता दो, तो मुख्य प्रावधान ही हो गई है। तो इसमें अच्छा नंबर दिया उन्होंने, है ना, और मे भी इसलिए भी अच्छा नंबर मिला वो, है ना, कॉपी को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि ये आसान प्रश्न था। तो लगभग सभी लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया है, बहुत कम लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया, तो कम लोग अटेम्प्ट किए, इस कारण से इसे नंबर मिल गया। तो आप बजट को लेकर दोनों साल के डाटा पढ़िए, है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। और इकोनॉमी सर्वे तो इसी साल का पढ़ो, है ना, नया इकोनॉमी सर्वे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पुराना वाला सॉरी, है ना, नया वाला ही पढ़ना है आपको। चलिए, तो ये हो गया आपका 15 नंबर का, छत्तीसगढ़ से और दोनों से, कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको हम लोग लिख ही लेते हैं, 15 नंबर का यहाँ से भी आया है और 15 नंबर का यहाँ से भी आया है। अगर इसको सॉल्व करता हूँ आसान वाले को देखकर, तो 20 और 28 और 5 33 10 43 नंबर का, तो फिर ये कितने का हो जाएगा, 16 दूनी 32 नंबर का। अगर मैं इसको ऐड करता हूं, तो फिर भारत वाले सेक्शन से 15 घटाना पड़ेगा, तो फिर भारत वाला 28 और फिर ये 15 47, तो ऐसा मतलब छत्तीसगढ़ का वेटेज ज्यादा था इकोनॉमी वाले पोर्शन में, 2020 वाले में। 2020 के पेपर में छत्तीसगढ़ का पोर्शन ज्यादा था, ठीक है, बहुत ज्यादा था। आगे बढ़ते हैं, 2021 का एनालिसिस करते हैं। 2021 का देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आया था यहाँ पर, जिसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है ना। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से आप क्या समझते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछा उसने। मतलब ये बैंकिंग सेक्टर का क्वेश्चन है, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है बस। फिर बहुराष्ट्रीय निगम क्या होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में पूछा है ना। तो इसी बहुत आसान प्रश्न है, जब बैंकिंग सेक्टर में या फिर आप जब बाजार पढ़ते हैं, तो बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में आता है, जो कंपनी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं, जिनका एक मेन ऑफिस होगा, बाकी सभी रीजनल ऑफिस होंगे, है ना, जो कि लगभग सारे लॉस को फॉलो करेंगी, तो वो क्या है, बहुराष्ट्रीय निगम है, दुनिया में एक अपना स्थान भी रखती हैं वो, तो ऐसे कंपनीज को। फिर संरचनात्मक बेरोजगारी से क्वेश्चन आ गया, राजकोषीय घाटे से क्वेश्चन आ गया, तो उसी सिलेबस पर बना हुआ है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं में साक्षरता दर कितना है, और उसमें लैंगिक साक्षरता दर में असमानता को कितने प्रतिशत तक लाए जाने का लक्ष्य है। तो ऐसा डाटा थोड़ा सा मुश्किल है, ये वाला डाटा, ऐसे डाटे आपको कम मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे डाटे के पीछे भागना नहीं कि सर ये वाला कहाँ से पूछता है, क्या करता है, मत पढ़ो ना यार, कहाँ से आएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आया, दिखाता हूँ ना, ऐसा क्वेश्चन जो ना सिर है ना पैर है, कहाँ से लाओगे उसका डाटा आप। मतलब जब उसका हमने एनालिसिस भी किया था बहुत, मतलब 1 साल पहले उसका किया, तो उसका डाटा ही नहीं मिला हमें। मिला एक डाटा, पता है 2017 से लेकर पूरा हर महीने का डाटा मिला। क्या आप 2017 से लेकर 2022 तक पूरे 5 साल में 60 डाटा रट पाएंगे एक क्वेश्चन के लिए? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वो। तो फिर ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो आप, है ना, ऐसे क्वेश्चन पर माथापच्ची नहीं करना है। मेंस में वैसे कभी नहीं बोलते हैं कि आप छोड़ो क्वेश्चन को, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन के पीछे भागोगे
तो फिर आपका ये वाला क्वेश्चन छूटेगा, तो कोई मतलब नहीं है। और मेंस को लेकर ऐसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो ऐसे डाटाओं के पीछे मत भागिए। नॉर्मल तैयारी है ना, जो सिलेबस पर लिखा हुआ था वो काम आ जाएगा। मतलब इसमें 2 नंबर में एक पोर्शन आप सॉल्व कीजिए, दूसरा पोर्शन छोड़ भी सकते हैं, पहला पोर्शन आपको बहुत आसान मिल जाएगा। चलते हैं आगे 6वें नंबर क्वेश्चन पर। 6वां है राजस्व व्यय को कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं। तो राजस्व व्यय बता दीजिए। राजस्व व्यय में भाई वेतन है ना, पेंशन है, ब्याज का भुगतान है ना, मजदूरी है, ये सब दिया जाता है, तो वो आ जाएगा। फिर गौड़ जनजाति की प्रमुख विशेषता बता दीजिए और व्यवसायिक संरचना। तो देखो छत्तीसगढ़ पर फिर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पर 4 क्वेश्चन और बैंकिंग वाले पर 4 क्वेश्चन, तो 8 और 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से। चलते हैं 4 नंबर के प्रश्नों पर। 4 नंबर पे वेज एवं मीन्स के बारे में है ना, ये वेज होगा, वेज। वेज एंड मीन्स। अब पता है इसे हिंदी में इंग्लिश में सेम लिख दिया, पढ़ाया गया है बच्चों को क्लासरूम में, पढ़ाया गया क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व नहीं हुआ, रीजन इंग्लिश में पूछ दिया दोनों को। थोड़ा सा यहाँ पास आपको ना थोड़ा थोड़ा हाँ, अब तो अवेयर रहना पड़ेगा इसके लिए कि अब जितना भी हिंदी में पढ़ते हैं उसका इंग्लिश में आप मीनिंग जरूर याद रखिए कि क्या होता है। इसको बोलते हैं अर्थोपाय अग्रिम, बहुत आसान था अर्थोपाय अग्रिम को पढ़ना। जब बैंकिंग सुधार होता है तो उसमें अर्थोपाय अग्रिम नाम की योजना आती है, जब एलपीजी पढ़ते तो वहां भी आती है अर्थोपाय अग्रिम के बारे में, ठीक है। तो फिर आरबीआई के बारे में पढ़ते वहां भी आता है, 3 जगह पर आता है, ये तीनों जगह पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि वेज एंड मीन्स क्या होता है, तो इस कारण से ये क्वेश्चन छूटा है कई सारे लोगों का। लेकिन अगर लिख देता अर्थोपाय अग्रिम बताइए तो फिर जानते कि आरबीआई के बारे में था। इंग्लिश वालों के लिए आसान हो गया होगा ये थोड़ा सा। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, संविधान में भी ऐसा होता है। संविधान में एक बार क्या किया, आर्टिकल 32 वाले मतलब प्री वाले सेक्शन में क्या किया कि वो जो रीट वाला क्वेश्चन होता है उसको हिंदी में लेकर वो इंग्लिश में ही लिख दिया, जैसा इंग्लिश में होता है मैंडेमस को मैंडेमस लिख दिया हिंदी में ही, तो सेम हो गया, गलत हो गया लोगों का। तो अब अवेयर हो गए लोग, तो फिर पढ़ते हैं क्या करें अब। फिर वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर का क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी का है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी बैंकिंग सेक्टर का क्वेश्चन है, आसान हुआ है। अगर आप हिंदी में पूछता तो बहुत आसान था। फिर चक्रीय निधि, ये इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा आपको चक्रीय निधि के बारे में। अनुसूचित जनजाति और जाति के सामाजिक पिछड़ापन का कारण बताइए, क्या है उनका कारण पिछड़ापन होने का। महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पूरा इकोनॉमिक सर्वे में पूरा चैप्टर है दोस्तों, इसके लिए पूरा का पूरा इतना चैप्टर, बेहतरीन चैप्टर बनाया गया है। मतलब ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर इकोनॉमिक सर्वे का 14 या 15 में मिलेगा आपको। वहां बस पूरा एक सेक्शन ही है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं, सीधा पूछ दिया उसने। कितने नंबर का, 4 नंबर का। अरे 8-10 योजना लिख दो, उसमें तो मेरे को लगता है 16 योजना है, कम से कम 12 से 16 योजना है। 8-7 भी लिख दोगे तो बहुत काम बन जाएगा आपका। तो इकोनॉमिक सर्वे छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसमें से पहला और दूसरा क्वेश्चन फिर से किसका आया है, तो इंडियन वाले सेक्शन का। बाकी तीनों क्वेश्चन 12 नंबर के किसके आ गए, तो फिर छत्तीसगढ़ से आ गया। तो वही समझा रहा था, देखो कितना ज्यादा है, 8 नंबर का और फिर ये 12 नंबर का, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 14, ठीक, यहाँ पास लिख लेता ना, 8 + 8, 8 + 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनिवेश की नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा। निजीकरण से, विनिवेश से, डिसइन्वेस्टमेंट से क्या प्रभाव पड़ेंगे। आसान प्रश्न है, पॉजिटिव भी पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है, सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ता है, लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, सब पर पड़ेगा, तो फिर आपको बताना पड़ेगा यहाँ पास। फिर बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग के क्षेत्र के सुधार के लिए 1995 में जो बैंकिंग लोकपाल आया था उससे प्रश्न पूछा गया है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक की एक वित्तीय वर्ष में कौन कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें कि वो रैंकिंग जारी करता है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप दिमाग लगाओ कि आरबीआई ऐसा क्या काम करता होगा जिससे कि वो राज्यों की रैंकिंग जारी करेगा। तो आरबीआई पैसे को नियंत्रित करने के लिए एक संस्थान है, तो जब वो पैसे को नियंत्रित करने के लिए संस्थान है तो पैसे का रिलेशन ही देखेगी हर राज्यों के बीच में, या फिर वो ये देखने का प्रयास करेगी कि किसका कैसा स्थिति चल रहा है, बजट को लेकर, इकोनॉमी सर्वे को लेकर, बजट मैनेजमेंट को लेकर, पैसे खर्च करने के मामले को लेकर, कैग के रिपोर्ट की स्थिति क्या है उस राज्य की, उस राज्य ने कितना ऋण लेकर रखा हुआ है। तो फिर वही ये सब लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं था। आसान प्रश्न था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि आरबीआई किस माध्यम से यहाँ पास रैंकिंग जारी करता होगा। अब जाहिर सी बात है आरबीआई यहाँ पास ये तो नहीं बोलेगा ना कि भाई किसका पेट कितना भरा हुआ है ना, कौन हाइटेड है, कौन टॉलेस्ट है, कौन गोरा है, कौन यहाँ पर सावल, ऐसा नहीं पूछेगा वो, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, आरबीआई पैसे को लेकर ही रैंकिंग जारी कर सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन है, आसान था। तीनों क्वेश्चन आपको कहां से मिले, तो ये भारत वाले सेक्शन से मिले, 24 नंबर का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या था। देखो इसमें क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार,
अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार को लेकर क्वेश्चन था, तो इसमें आप अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र में कैसे सुधार होते हैं वो बता दीजिए। फिर कैसे चरण होने चाहिए, परंपरागत चरण, गैर परंपरागत चरण, आत्मनिर्भर का चरण, उच्च उपभोग का चरण, ये सब बताना पड़ेगा। फिर एलपीजी का नीति भी बताइए, क्योंकि आर्थिक सुधार है तो संरचनात्मक सुधार में एलपीजी नीति भी आप बता सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम वास्ट लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा फैलाव है, क्योंकि वो सीधा संरचनात्मक सुधार पूछ रहे हैं, तो जितने प्रकार के सुधार आप जानते हैं वो लिखिए। हाँ, लेकिन जब आप प्रेजेंट करेंगे आंसर को तो अच्छे से करना है, ठीक है, हौच पौच नहीं करना, एकदम मतलब मिक्स नहीं करना। आप समझाइए कि किस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं आंसर में। तो ये एक आसान प्रश्न था, निबंध टाइप। और सीधा देखो ना, निबंध पर निबंध लिखना है ना, वो थोड़ी बोल रहे कि एकदम आंसर को बांध दो आप, निबंध है ना, पूरा लिख के आप पूरा का पूरा एकदम वास्ट चले जाइए कि भाई प्राथमिक क्षेत्र ऐसे चलता है, द्वितीय कैसे जाता है और तृतीयक जाना है, ठीक है। इसमें भी 5 चरण हो सकते हैं, मतलब यहाँ पास 5 प्रकार से आप चरण को डिवाइड कर सकते हैं। फिर आगे जाओगे तो एलपीजी नीति है, और अगर थोड़ा सा पीछे भी देखोगे तो यहाँ पे बैंकिंग क्षेत्रों में भी सुधार हुआ है। बैंकिंग क्षेत्रों में क्या किए गए हैं, तो राष्ट्रीयकरण किए गए, वो भी एक सुधार है। फिर नियोजन के संबंध में बहुत सारे काम हुए थे, नियोजन में भी सुधार हुआ था। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते थे, अच्छा नंबर देगा। अभी तक इसका रिजल्ट आया नहीं है, तो अब आरटीआई का पेपर नहीं अपने पास है ना 2021 का, वरना बताते कितना नंबर दिया है। अब ये वाला देखो, उन प्रत्यक्ष करों का उल्लेख कीजिए जो भारत में जीएसटी में सम्मिलित किए गए हैं। तो ये तो आसान था, चलो ये जीएसटी हम लोग पढ़ते हैं कि उन सभी इनडायरेक्ट टैक्स ना, सॉरी अप्रत्यक्ष होना चाहिए, अप्रत्यक्ष कर हैं जिनको शामिल किया गया, वो तो हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद वाला सेक्शन देखो, अगर मैं इसे 10 और 5 नंबर में भी तोड़ दूं तो ये 5 नंबर का डाटा तो मिलने से रहा, मिला, लेकिन बहुत खतरनाक तरीके से मिला, वो बहुत माथापच्ची करने के बाद। छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहार तथ्यों पर टिप्पणी कीजिए। अब क्या टिप्पणी करे, कितना रुपए मिला है, कैसे मिला है, भाई जो पैसा सबको दे रहा है वैसे ही हमको भी मिल रहा है, जिस तहत मिल रहा है। तो यहाँ पर डाटा की वो मांग कर किस प्रकार के डाटा देंगे। अब 2017 से डाटा मिला, हर महीने का मिला, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से होते हैं। इस कारण से इकोनॉमी ना थोड़ा सा डर वाला सेक्शन बन जाता है, छोड़ दो, बिल्कुल एकदम टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो दे रहा है आपको, स्कोप दे रहा है कि 15 नंबर पे आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और जहां तक है बहुत लोगों ने यही क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अगर ये वाला नहीं आता होगा उनको कैसे आंसर लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, तो फिर वो इसके पहले वाले सेक्शन को जरूर सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है ये 10 नंबर का वहां पास वो वेटेज उसका, तो वो 10 नंबर यहाँ से आप ले सकते हैं, 10 में से 8-9 ले सकते हैं, यहाँ पास 10 से 11 नंबर ले सकते थे आप। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछा है, मतलब दोनों क्वेश्चन आपको इंडिया वाले सेक्शन से मिलेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो 5 नंबर का यहाँ बना सकते हो। तो फिर कितना हो जाएगा ये, 8 दूनी 16, 24 40 और 15, 55 नंबर का आपको इंडिया वाले सेक्शन से देखने को मिलेगा, और लगभग 20 नंबर का छत्तीसगढ़ सेक्शन से। तो इस प्रकार से आप इकोनॉमी के सिलेबस को डिकोड कर सकते हो, इकोनॉमी को लेकर मटेरियल की जो समस्या है उसे दूर कर सकते हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अपने स्टडी मटेरियल पर जो कि कोचिंग संस्थान में या रेफरेंस बुक में मिल रहा है आपको, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐड कर ले। इकोनॉमी सर्वे लेटेस्ट वाला, मेंस से पहले वाला, और बजट दोनों साल का, जिस साल मेंस दे रहे हो उस साल मतलब अभी जो बजट आया और इसी पिछले साल का, दोनों को आप कंप्लीट कर लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। और योजना, करंट अफेयर से योजना सारा करना है, जो करंट अफेयर्स आपने प्री में किया है उसको पूरा करना है, बाकी आपका पूरा यहाँ पर डन है। यहाँ पर आई बात समझ में। तो आप जब इसे लिखेंगे, पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, तब आपको इस वीडियो का बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और कोई समस्या होगी तो हम यहाँ पास हैं आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, कि सर इकोनॉमी में ये वाला पोर्शन कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, सब कुछ आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो मैं मानता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगा, और आपको इसको देखने के बाद ये समझ में आएगा कि इकोनॉमी को खासकर तैयारी किस प्रकार से करनी है, मटेरियल किस प्रकार से लाना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिली होगी। और इस वीडियो का पर्पस ये था कि आप समझें बातों को, इकोनॉमी में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस कैसे लाया गया है, क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर सम्मिलित किए जा रहे हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छे नंबर मिल रहे हैं इकोनॉमी में, ठीक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जो मेंस दे रहे हैं या फिर जो सीजीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, क्योंकि इसमें सिलेबस के बारे में अच्छे से डिटेल्ड है, पूरा डिटेल व्यू है, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल की समस्या बहुत बड़ी है। इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई अलग अलग संविधान होता तो संविधान भारत का और छत्तीसगढ़ में एक टाइप का चलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी में डिफरेंस है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ को लेकर आपका जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड, आपको कोई एक बुक नहीं मिलेगा उसमें, इस कारण से समस्या उत्पन्न होती है। तो आप इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ,
जिससे कि उनको इसका लाभ मिल सके। तो इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।